चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट। Yesterday we have completed the acceptance, right? Essential elements of acceptance. Very good morning, beta. Yes, ma'am. And today what we have to do, we will do communication of acceptance and offer. ठीक है, क्योंकि हमने ये लिखा नहीं है अभी, ओनली वर्बल लेक्चर हुआ है, तो आप इसे फटाफट समझते हुए लिखेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है बेटा, कि व्हाट। और एक बात और मैं आपको बताऊं, मुझे एक दो बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने क्वेश्चन लिख के जो प्रॉब्लम मैंने दी है उसको लिख के भेजा है। नो बेटा, आई एम नॉट हैप्पी विद द आंसर्स। वो आंसर आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आई विल टेल यू, मैं आपको टेलीफोनिकली बताऊंगी, कॉल करूंगी, ठीक है, और फिर एक प्रॉपर आंसर। बिकॉज दैट प्रॉब्लम, मैं आपको ये भी बता दूं, दैट प्रॉब्लम इज टोटली बेस्ड ऑन अनक्वालिफाइड कंडीशन, अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। बहुत बड़ा हिंट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो आप इसको एक, यू हैव एक कोहेरेंसी मैच करनी है। कोहेरेंसी मीन्स एक हमें पूरा ऊपर से लेके कि अगर एग्जामिनर पढ़ेगा एट ए फर्स्ट ग्लांस उसको समझ आ जाए चीजें, हमने समझाया है तो उस तरीके से, उससे भी बेटर तरीके से उसे समझ आ जाए। ठीक है, हमें ये एक्सप्लेन ये ना करना पड़े, ये भी ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैसे, नो। जो हमने लिख दिया वो इतना एक्सप्रेसिव होना चाहिए कि अपने आप समझ आ जाए। और जिनको देखो, मुझे दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील होता है। ऐसा नहीं आप इंग्लिश में लिख के भेजेंगे, आप मुझे हिंदी में लिख के भेजिए। मैंने देखा है राधा बेटा, आपका भी देखा है, मैंने सबका देखा है, जिसने मुझे भेजा है मैंने सबका देखा है। ऑल्दो मुझे एक इक्का दुक्का दो तीन स्टूडेंट के ही आए हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये बात कि दैट इज नॉट एक्सप्रेसिव, वो एक्सप्रेसिव नहीं है। और ये फर्स्ट स्टेज है जहां पे हम अब करेक्शन अब ठीक करते हुए चलेंगे। वो तो अच्छा है कि आप लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन पहले ही बता दिया, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमें उसमें केस लॉ भी मेंशन करने होते हैं, हमें उसमें लीगल प्रोविजन भी बताने होते हैं। हमें सिर्फ ये कह के नहीं छोड़ देना है कि नो इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। हमें उसका बेस बताना है, शुरू से कोहेरेंसी दिखानी है। yes, this provision are applicable here, and this in this case law it was held this. That's why uh, in view of above problem, in view of this case, if we see the facts, the same the problem has same facts, same circumstances, that's why it is not contract। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको भेजूंगी, तब आप अगर आज जो प्रॉब्लम दूंगी आप उस प्रॉब्लम को उस बेस पे करेंगे। अभी तो अब हम डाल लेते हैं हेडिंग, क्योंकि देखो हमारा रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और ऑफर का एक साथ ही आता है। ठीक है, इसमें ये अलग अलग नहीं आता है, और ये एक ही सेक्शन में मेंशन है, इसीलिए ये एक साथ ही करने पड़ेंगे हमें। ये दिस इज अवर क्वेश्चन की व्हेन कम्युनिकेशन, फटाफट लिखेंगे, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर and acceptance is completed, offer and acceptance, this is the question before you। आपसे पूछा गया है, आप इसे ऐसे शुरू नहीं करेंगे, आप इसे शुरू ऐसे करेंगे। और बेटे ये वो चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये जो 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं हमारे, इनको कर लेना पक्के से, अच्छे से, इनमें से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आंसर इसका, हमें ऐसे शुरू नहीं करना होता कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला तो हो गया। नो, वी हैव टू स्टार्ट
वन ऑफ द एसेंशियल वन ऑफ द, हमेशा कैपिटल लेटर रखते हैं ना जब हम स्टार्ट करते हैं, तो कैपिटल रखेंगे। वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस is that offer as well as, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं हम, सी द क्वेश्चन। आपको सेंटर में क्वेश्चन रखना है अपने माइंड के, क्वेश्चन से नहीं हटना है आपको, उसके इर्द गिर्द आपको चीजें करनी है, ठीक है, वरना फोकस हट जाएगा, फिर उसमें इधर उधर की बातें भरोगे। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। इस 2 बार लिख दिया, एक बार ही ठीक है। कब पूरे होते हैं ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसका कम्युनिकेशन कब पूरा हो जाता है, तो हमें इसे शुरू कहां से करना है, वन ऑफ द एसेंशियल of valid offer and valid acceptance is that offer as well as acceptance must be communicated। पढ़ा है ना हमने, इसका एक दूसरे की नॉलेज में होना बहुत जरूरी है, वहां पहुंच जाना बहुत जरूरी है, उसके माइंड में इनकलकेट होना बहुत जरूरी है। ये आप पहली लाइन लिखेंगे इसमें, फिर लिखेंगे सेक्शन 4 says, section 4 says what, section 4 says communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person whom to whom it is made। जब ये उसके ज्ञान में आ जाए, जब ये उसके नॉलेज में आ जाए, किसकी, जिसको एक किया गया है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ, नॉलेज ऑफ पर्सन को अंडरलाइन करेंगे, और किसकी नॉलेज में आ जाए, जिसको ये किया गया है। एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, सेक्शन 4 में ही है ये बेटा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमने ऊपर बता दिया है, ऑफर का हमें टू द पॉइंट लिखना है। वो पूछ रहा है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, हमने ऊपर बता दिया है, एज पर लॉ, एज पर एक्ट। अब यहां हमें बताना है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। मैंने आपको एक लेटर वाली चीज समझाई थी, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, यानी कि प्रपोजर के लिए। ये एज अगेंस्ट में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें लिख लो के लिए। प्रपोजर के लिए कब पूरी हो जाती है कोई एक्सेप्टेंस, व्हेन याद रखना, ये जो रूल है जो सेक्शन 4 में मेंशन किया गया है, इट इज रिलेटिंग टू लेटर एज वेल एज वर्बल, दोनों के लिए है ये, वर्बल के लिए भी और लेटर के लिए भी। क्योंकि अगर पत्र व्यवहार से आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो क्या पोस्ट ऑफिस में जैसे ही चिट्ठी डाली, आपने छोड़ दी चिट्ठी, अब तो आपके पहुंच से बाहर हो गई वो चीज, अब तो चिट्ठी का आप कुछ नहीं कर सकते।
पोस्ट ऑफिस के जितने ऑफिसर हैं, जितने भी कार्य करता है, अब तो उनके हाथ में बात है और आप किसी को जानते भी नहीं हो उनमें से। तो when you posted the letter at that time, it is complete for proposer. See, लाइन देखिए इसकी, एक एक लाइन देखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बच्चों को कई बार भी समझ नहीं आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको एक बार ही समझ में आ जाए। हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हम पढ़ रहे हैं स्वीकृति कब कंप्लीट हो जाती है। हमने स्वीकृति दे दी, एज पर लॉ कैसे पूरी हो जाएगी वो, कहाँ हमें कहाँ रुकना है, हमें कहां तक उसको नॉलेज में डालना है, हमें क्या क्या चीजें पूरी करनी है, तो हमें क्या करना है, तो प्रपोजल के लिए कब पूरी हो जाती है ये, व्हेन इट इज पुट। देखिए लैंग्वेज अपने आप कह रही है इसकी, सेक्शन 4 की, व्हेन इट इज पुट इनटू द ट्रांसमिशन। पुट इनटू द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब है जैसे वो चली, रखी गई, इनटू एक कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ये हेडिंग है बेटा, हेडिंग भी नहीं, मतलब इसका शॉर्ट करके बताया, खोल के बताया इसको, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। आप ऐसे ही लिखोगे, याद रखना, सेक्शन 4 डाल के, इसके अलावा नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना है। व्हेन इट इज पुट इनटू ए कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कौन सा व्यवहार है वो, जब वो डाक से पोस्ट ऑफिस से चल दी है चिट्ठी, टू हिम so as to be put, so as to be out of the power of acceptor, उसकी पावर से बाहर हो गई। अब मैं चाहती हूं आप सेक्शन 4 पढ़ें। जन्नत, मेरे हिसाब से सबके पास बेयर एक्ट है, आप मुझे सेक्शन 4 पढ़ के बता दीजिए कहीं से भी, हिंदी में या इंग्लिश में, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। बस मैं चाहती हूँ सब बच्चे इस लीगल लैंग्वेज को सुन लें, जिसमें कोमा इधर से उधर भी नहीं हो सकता, ये हमें यहाँ लिखना है, ये लाइन हमें यहाँ मेंशन करनी है। Without mentioning this line, we can't complete the question, which is on communication of offer and acceptance. I want to tell you this. कोई भी पढ़े बच्चा सेक्शन 4 मुझे पढ़ के बता दीजिए, सेक्शन 4 पढ़िए। अमन अली, today Aman Ali is not in the class. बच्चों सेक्शन 4 पढ़ना है और मैं आपसे पढ़वा के रहूंगी आज। नो, अमन अली नहीं है आज, मुझे सेक्शन 4 पढ़ के बताएगा, कौन बताएगा? रितु, रितु बताएगी। मैं चाहती हूं आप इसे पढ़ें और फिर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैच करें, और हम मैच करेंगे यहाँ पे। रितु सेक्शन 4 बेटा, बेयर एक्ट का सेक्शन 4 खोल लो, अरे गूगल ही कर लो, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे पहले तो आप लोग अपनी वीडियो ऑन कीजिए। सेक्शन 4 क्या कहता है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आप मुझे सुन पा रहे हैं सभी? यस मैम। ध्रुव, यस मैम। क्या मुझे आप सभी सुन पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। तो बेटा सेक्शन 4 को पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है? सिंह कौन है ये? मैम न्यू स्टूडेंट। ओके बेटा, ठीक है। सेक्शन 4 ये कहता है कि कब आपने जो ऑफर किया है, जो प्रपोजल किया है, कब वो कंप्लीट हो जाएगा, कब माना जाएगा। और वो कब माना जाएगा? आपने पत्र लिख दिया,
वो पत्र Section 4 of आपने the जिस, हाँ बेटा जन्नत, the communication of offer is completed when प्लीज it's प्लीज 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 प्लीज, ऐसे नहीं, समझ के पढ़ना है। क्योंकि याद रखना रिपीटेशन हो जाएगी मेरी क्लास में, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं कहेगा कि हमें समझ नहीं आया, वो यहां से ये कह के नहीं उठेगा। रिपीटेशन भले हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, अरे मैडम रोज वही पढ़ाते, लेकिन आपको ये ऐसा हो जाएगा कि आप नहीं बोल पाएंगे इसको। सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। सेक्शन 4 जो है वो बात करता है कि कब ऑफर और एक्सेप्टेंस पूरे हो जाते हैं। ऑफर को पढ़ो बेटा पहले तो। The communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. हमने ऊपर बता दिया है सेक्शन 4 क्या कहता है, हम यहाँ पे बता रहे हैं सेक्शन 4 की बात बता रहे हैं कि कब वो कंप्लीट हो जाएगा। कब कंप्लीट हो जाएगा? अगर ए कुछ कह रहा है, जब वो मुझे कहेगा, मेरे दिमाग में कुछ आएगा, तभी तो वो कंप्लीट होगा, तभी तो मेरे तक कम्युनिकेशन माना जाएगा। आर यू गेटिंग? तो मेरी नॉलेज में, मेरे ज्ञान में वो बात होनी बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलो हम। वेरी गुड, अब आगे पढ़ो जन्नत। Communication of acceptance है। क्या? मैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर के सेक्शन 2 की बस इतनी है, फिर एग्जांपल है उसमें। हाँ एग्जांपल पढ़ूं? हाँ पढ़ो। Where A makes a proposal to B by post to sell his house for ₹5 lakh, and if the letter containing the offer is posted on 10 March, and if that letter reach B on 12 March, the offer is said to have been communicated on 12 March when B received the letter. आगे पढ़ो, एक और होगा। Example ये में ओके it can be चलिए, अब हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस की। अब हम बात कर रहे हैं उस लॉ की, नॉलेज में आ जाए, ये कह रहे हैं हम। यहां हम बात कर रहे हैं कि वो नॉलेज में आ जाए तब वो माना जाएगा। लेकिन मैडम ये क्या हो गया आगे आके? वो तो कह रहा है कि जैसे ही लेटर उसने ड्रॉप किया तो वो प्रपोजर के लिए कंप्लीट हो गई, ऑफर के लिए कंप्लीट हो गई, वो तो उसकी नॉलेज में आया ही नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात? पॉइंट उठ रहा है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा पॉइंट उठ रहा है, बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और मुद्दे का सवाल यहाँ पे ये है कि हम लीगल लैंग्वेज में तो पढ़ रहे हैं, नॉलेज ऑफ पर्सन उसके ज्ञान में आना बहुत जरूरी है। लेकिन मैडम जब पत्र लेटर को पोस्ट कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो लेटर को पोस्ट करते हैं, आप कह रहे हो कि कंप्लीट हो गया। यस बेटा, in case of posting letter the rule is different in India. पत्र व्यवहार से जो स्वीकृति, जो ऑफर होते हैं, उसके केस में जो नियम है, जो लॉ है, वो अलग है वर्बल और बाकी चीजों से। ठीक है? और वो अलग क्या है कि when it is put into a course of transmission, जब ये रख दिया जाता है पत्र, इनटू पुट कर का मतलब होता है रख देना, इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये चले, वो पूरा जो यहां से पोस्ट ऑफिस से वहां गया, फिर वहां से दूसरे पोस्ट ऑफिस में गया, फिर वहां से उस डेस्टिनेशन पे गया जहां उसे भेजना है, उसके पोस्ट ऑफिस में ही तो जाएगा जहां में भेजना है, जिस जगह, तो वहां जा, इस पूरी इसकी उसको जहां से इसने यात्रा अपनी शुरू की और जहां ये ऑफर तक पहुंचा, इस पूरे उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है? तो when it is put into a course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor, जैसे ही एक्सेप्टर जो है, ऑफर जो है, उसकी पावर से बाहर हो गया लेटर, तो अब तो उसकी पहुंच ही नहीं है उसमें, अब कैसे पूरा होगा वो? क्योंकि जब उसकी पावर से वो बाहर निकल गया, अब उसका उस पर कोई जोर नहीं है, इसीलिए वो अगेंस्ट, एज अगेंस्ट प्रपोजल दैट इज कंप्लीटेड। दिस इज द रूल
रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस। ये रूल जो है वो एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है, लेकिन ऊपर हम लॉ में क्या पढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ पर्सन। ये क्या आ गया, नॉलेज ऑफ पर्सन पढ़ते हैं। इस चीज को आप याद रखोगे, इन केस ऑफ व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। बेटा आपने कहां से पढ़ा है सेक्शन 4? आई एम नॉट गेटिंग यू। मैम स्टडी मटेरियल। नहीं, बेरेक्ट से पढ़ना था, दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूज कि आगे क्यों नहीं है। चलिए खैर, आप इसे पढ़ेंगे, मैं बता देती हूँ उसे पढ़ के, उसमें ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। जन्नत बेरेक्ट से पढ़ेंगे बेटा, इसको मैंने बेरेक्ट आपको भेजे भी हुए हैं ग्रुप पर। अब चलिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल में आधी अधूरी डेफिनेशन है, इसलिए मैंने उसको मैम एक बार फिर भेज दीजिए। हाँ, मैं एक बार फिर भेज दूंगी, लेकिन अभी वो पढ़ लीजिए, क्योंकि इसकी कोहेरेंसी अगर खो गई तो फिर हम भी खो जाएंगे, और हमें खोना नहीं है, हमें पाना है, ठीक है। तो आपको ये समझ आया रूल? कम्युनिकेशन सेक्शन 4 में दोनों एक्सेप्टेंस है, ऑफर की भी और एक्सेप्टेंस की भी, ठीक है। आप उसको देखेंगे। अब यहाँ देखिए, जो जो लिखवा रही हूँ एक वर्ड लिखिएगा और उसे अंडरलाइन कीजिएगा, जो जो अंडरलाइन हो रहा है आपका, जो जो अंडरलाइन किया जा रहा है। नॉलेज ऑफ पर्सन का मतलब होता है ये हमारी नॉलेज में आ गया, तो हमारी बात, अब कोई चुप बैठा है और उसे लगा कि मेरा चुप रहना, मैं तो अंदर ही अंदर सोच लिया, और मेरी कोई अंतर्यामी नहीं है। हम लोग, कोई इस धरती पर जितने भी पर्सन अंतर्यामी नहीं है कि उसके मन की बात पढ़ के बता देंगे कि इसने एक्सेप्टेंस दे दी, नहीं, आपको बोल के बताना पड़ेगा और उसके नॉलेज में लाना पड़ेगा, ये लॉ कहता है, ठीक है। अब अगेंस्ट प्रपोजर का पूरी, और हाँ, रूल इज डिफरेंट इन पोस्टिंग अ लेटर। पत्र व्यवहार में नियम अलग है जब हम इसका कम्युनिकेशन करते हैं। एज अगेंस्ट प्रपोजर, जो ऑफरर है, जो ऑफर कर रहा है, वो तो कब कंप्लीट हो गया उसके लिए, तो ये जब उसने पोस्ट किया लेटर। और बेटा अब लिखिएगा एज अगेंस्ट एक्सेप्टर, जो उसे डाल रहा है पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी को, चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाली तो उसके लिए कंप्लीट हो गया, अब वो बाउंड हो गया, प्रपोजर नाउ बाउंड। अब ये माना गया है कि उस तक कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन एक्सेप्टर को कैसे पता चले कि उस तक मेरी ये चिट्ठी पहुंच गई? ये कब कंप्लीट होगा, ये कब कंप्लीट होगा उसको आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे बी है, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर के लिए लिख लोगे, कभी कंफ्यूज हो जाओ मैडम ये अगेंस्ट क्या होता है। अब चिट्ठी चली तो एक्सेप्टर तो बैठा है, पता नहीं पहुंची नहीं पहुंची, पता नहीं क्या बात है, लेकिन जिस दिन, जिस डेट को, जिस समय वो पत्र पोस्ट ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया गया, उसी वक्त प्रपोजर बाउंड हो गया। करेक्ट, याद रखना इस चीज को। और ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट में विवाद का विषय रहा है कि सर जब उसे पता ही नहीं है तो कैसे हो गया। रूल इन इंग्लिश लॉ इज डिफरेंट। इंग्लिश लॉ में रूल क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वहां पर एज अगेंस्ट प्रपोजर, प्रपोजर के लिए वो तब पूरा होता है जब उसे चिट्ठी पत्र मिल जाता है। वो उस डेट को पूरा नहीं होता जिस डेट को पोस्ट डाली गई है, वो चिट्ठी, वो पत्र डाला गया है पोस्ट ऑफिस में, नहीं, जब वो पत्र उस तक पहुंच जाता है तब वो पूरा होता है। लेकिन हम इंडियन लॉ में क्या पढ़ रहे हैं, जैसे ही उसने पुट इनटू द ट्रांसमिशन, पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड दैट लेटर इज आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। ये हम लीगल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं इसकी, वो बता रहा है इस चीज को, हम नहीं कह रहे हैं, लॉ कह रहा है। सो हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं, सॉरी, हमारा जो कोई भी, अगर देयर इज द केस रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे जितना भी केस जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, चाहे वो हाई कोर्ट में जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, व्हाट दे फॉलो द रूल व्हिच इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 4। वे उसी नियम को तो फॉलो करेंगे ना, कोई भी लॉ के बाहर नहीं जा सकता है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब मैम अगर एक्सेप्टर के नॉलेज में ही नहीं आया लेटर तो? क्या क्या मैम जैसे जिसको हम लेटर लिख रहे हैं मैम, उस तक लेटर पहुंचा ही नहीं तो? जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उस तक पहुंचा ही नहीं, बहुत बार होता है बेटा, एड्रेस गलत हो गया, खो गया, उसके नॉलेज में ही नहीं आया तो नॉलेज में नहीं आया,
क्या होगा जी? ये बहुत सारे ऐसे केस लॉ हैं जो साफ साफ कहते हैं भाई वी हैव टू फॉलो द लॉ, ही इज बाउंड। स्वीकृति तो हो गई थी, अब उनका म्यूचुअल कंसेंट है, व्हाट दे फॉलो। सी, मैं आपको एक बहुत पते की बात बताती हूँ। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, दैट इस्टैब्लिश द जनरल रूल्स रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनो, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना हमारा, वो जनरल रूल इस्टैब्लिश करता है, जैसे कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, प्रपोजर ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो एग्रीमेंट की शर्तें हैं वो पार्टीज तय करती है। समझ रहे हो मेरी बात? एग्रीमेंट की शर्तें पार्टीज तय करेगी। इंस्टॉलमेंट में लेना है कोई पेमेंट, एक साथ लेना है, हम में झगड़ा हो गया तो जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट का लगेगा? झगड़ा हो गया तो मैं दिल्ली के कोर्ट में जाऊंगा, एक कह रहा है नहीं मैं इलाहाबाद कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन दोनों का म्यूचुअल कंसेंट जो कह रहा है वो वहां जाएगा। क्योंकि म्यूचुअली जब अग्री होते हो तभी तो एग्रीमेंट बनता है। अगर आप किसी शर्त पे एग्री नहीं हो तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट लॉ इस्टैब्लिश द जनरल रूल्स ओनली। अच्छा, ये प्राइवेट लॉ है या पब्लिक लॉ है? देखो, दो तरह के लॉ होते हैं, आपको मैंने बताया भी था अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि प्राइवेट लॉ क्या होता है, पब्लिक लॉ क्या होता है, वरना ये क्वेश्चन सतीश नहीं पूछते और बच्चों को तो पता है। सी, ये एक, अच्छा, दो तरह के लॉ होते हैं हमारे यहाँ, एक पब्लिक लॉ, एक पर्सनल लॉ। पब्लिक लॉ इज एप्लीकेबल टू एवरीवन इक्वली। हिंदू लॉ पर्सनल लॉ है जो सिर्फ हिंदुओं पे लगेगा। मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ है जो सिर्फ पर्सनल उन पे ही लगेगा, उन्हीं पार्टीज पे लगेगा। अगर एक पार्टी हिंदू एक पार्टी मुस्लिम है तो नहीं लग सकता कोई मुस्लिम लॉ कोई हिंदू लॉ। लेकिन अगर किसी ने मर्डर कर दिया है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, आईपीसी सब पे लगेगी, इंडियन पेनल कोड सब पे लगेगा। ये पब्लिक लॉ है। अब कॉन्ट्रैक्ट समझ गए होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर्सनल है कि पब्लिक है? पर्सनल लॉ दो पार्टियों के बीच का लॉ है जो उन्हीं पे लगेगा, थर्ड पार्टी कांट एंटर। जो तीसरी पार्टी है वो एंटर कर ही नहीं सकती। अगर दो के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और दोनों में जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो डिस्चार्ज की बात आई थी कॉन्ट्रैक्ट की, जब परफॉर्मेंस की बात आई ये पीछे हट गया, इसके राइट वॉयलेट हुए, कोर्ट में कौन जाएगा? कोर्ट में दौड़ा दौड़ा कौन जाता है? जो पीड़ित होता है, जो दुखी होता है। तो जब ये पीछे हटा, जिसे बहुत नुकसान हुआ, ये कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में पहुंच के इसने वो अपनी सारी बातें बताई, फिर इसको बुला गया। दोनों के बीच है झगड़ा, क्या किसी थर्ड पर्सन को भी बुलाया जा सकता है इसमें? बताओ बच्चों, क्या किसी थर्ड पर्सन को बुलाया जा सकता है? नो मैम। नहीं बुलाया जा सकता, बिकॉज ये प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट है। प्रीविटी का प्राइवेट, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है। प्रीविटी टू कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है जो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, पढ़ा है हमने, मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। देयर फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, एक व्यक्ति अपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी टू पार्टीज फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टी होनी चाहिए उसके लिए। और वो लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का कोई भी प्रोविजन अगर एप्लीकेबल होता है तो सिर्फ इन दो के बीच होगा, ये तीसरा नहीं आ सकता। ये थंब नहीं आ सकता इसके बीच में, इसको सजा नहीं हो सकती। ठीक है? और याद रखना, जब पब्लिक लॉ एप्लीकेबल होता है, एक पार्टी गवर्नमेंट होती है। पीपी जो होता है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्रिमिनल लॉ की बात कर रही हूँ। ठीक है? तो याद रखना कौन सा हमारा, ये आपका पर्सनल लॉ है। मैं आपको इसको लिखवा भी दे दूं, दैट इज पब्लिक इन रेम, नहीं मैंने आपको लिखवाया भी था, दैट इज लॉ इन पर्सोनम, लॉ इन रेम, नहीं बताया? जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन रेम। जस्ट इन पर्सोनम का दिस इज प्राइवेट लॉ। और जब आप एग्रीमेंट बनाते हो ना, तो एग्रीमेंट सिर्फ इन दो पार्टियों के बीच में बनेगा और इनकी ही सर्कमस्टांसेस, इनके ही फैक्ट्स देख करके बनेगा।
दो परिवारों के बीच अगर एग्रीमेंट होता है किसी बात को लेकर के, तो उन दो परिवारों की प्रॉपर्टी को लेकर के एग्रीमेंट बनेगा। किसी पड़ोस वाली प्रॉपर्टी को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, ना ही उस पर मुकदमा चल सकता अगर आगे आने वाले टाइम में कोई डिस्प्यूट होता है, क्योंकि वो तो बाहर है इससे। ये पर्सनल लॉ है, सिर्फ ये दो पार्टी पे ही लगेगा। अब बात कहां से उठी? एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के लिए कब पूरा होता है? हाँ, ये बात यहां से उठी कि ये अगर गलत हो जाए, एड्रेस गलत हो मैम, या कुछ और गलत हो, या उस तक ना पहुंचा हो, तो बेटा म्यूचुअल कंसेंट भी होती है। ठीक है, आप कोर्ट में पहुंच गए जी, मैंने तो लेटर पोस्ट किया था, उस तक पहुंचा नहीं है, भले डिले हो गया है, रीजनेबल टाइम भी दिया गया है, कोर्ट कहेगा यस नाउ यू हैव टू परफॉर्म, इट इज कंप्लीट फ्रॉम द साइड ऑफ एक्सेप्टर व्हेन ही पोस्टेड द लेटर इन पोस्ट ऑफिस। जैसे उसने लेटर को पोस्ट किया पोस्ट ऑफिस में, इसकी तरफ से तो पूरा हो गया भाई, लॉ कहता है, हम नहीं कहते। और बताइए ये लॉ क्यों बना है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? इंडिया में जैसे उसने लेटर को पोस्ट किया तो वो कंप्लीट हो गया, लेकिन इंग्लिश लॉ में जब तक वो प्रपोजर के पास नहीं पहुंच जाती लेटर, चिट्ठी, तब तक वो कंप्लीट नहीं होता। वो लॉजिक सही है या लॉजिक सही है? किसके राइट को प्रोटेक्ट किया गया है? किसको यहाँ पे ध्यान में रख करके ये लॉ बनाया गया है? सी, मैं बताती हूँ। जो चीज हमारी पहुंच से बाहर हो जाती है उस पे हमारा बस नहीं चलता। ठीक है, एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो हमारी पहुंच से, सॉरी, एक्सेप्टर लेटर को पोस्ट कर रहा है, जैसे ही लेटर पोस्ट हुआ वो किसी थर्ड पर्सन के हाथ में है, और एक प्रॉपर चैनल है। थर्ड पर्सन भी वो नहीं है जो दगा कर देगा या कुछ कर देगा, समझ रहे हो? एड्रेस गलत है या वो नहीं है, दीज आर टेक्निकल फॉल्ट जिसकी जिम्मेदारी एक्सेप्टर की नहीं है। ठीक है, एड्रेस सही देते, एड्रेस गलत क्यों दिया? और अगर उसी के पार्ट पे एड्रेस गलत हो गया है तो बेटा मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, वॉइड मान लिया जाएगा। तुम दोबारा से इसे प्रपोज करो, ये दोबारा भेजेगा। द राइट ऑफ एक्सेप्टर इज प्रोटेक्टेड हियर, कीप इन योर माइंड, लिख लीजिए इसको, द राइट ऑफ एक्सेप्टर इज प्रोटेक्टेड हियर। जो एक्सेप्टर है उसके राइट को प्रोटेक्ट किया है कि भाई इसकी क्या गलती है, इसने तो पोस्ट भी किया, इसने मेहनत भी की, इसने एक्सेप्ट भी कर रहा है, इसने पैसे का इंतजाम भी कर लिया, और उसने जाकर के चावल किसी और को बेच दिए, बिकॉज क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस में था, उसके पहुंच से बाहर निकल गई थी चीज, उसके हाथ में तो नहीं है, वरना वो तो जाके दे आता अगर तो घर 2 मिनट की दूरी पे होता। ले पकड़ लेटर। आप समझ रहे हो? जब हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना, बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं बेटा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर कोई चीज छूट गई है जिसमें आपका दोष ही नहीं है। आप एक बात बताइए, आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है और उसकी लास्ट डेट है आज, वो आपको उन्होंने एक प्रोस्पेक्टस, ध्यान से सुनेंगे मेरी इस बात को बहुत ज्यादा, उन्होंने क्या किया, प्रोस्पेक्टस निकाला हुआ है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी है। अब आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है और उसके नीचे ये भी लिखा हुआ है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड, और उसमें साथ में ये भी लिखा हुआ है कि विदाउट सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सब्जेक्ट टू रिजेक्शन। अगर आपके सिग्नेचर नहीं हुए तो आइए ये समझा जाएगा वो हो गया, रिजेक्शन समझा जाएगा इसका। ठीक है, अब आपने वो चीज एक्सेप्ट की, सब कुछ किया, देखा, अब आप प्रपोज करने जा रहे हो, ऑफर तो आप ही करोगे ना। आपसे जी आपने सारा फॉर्म भरा, आपकी इंटेंशन भी सही है, आपने सब कुछ किया, सारे पर्टिकुलर्स भर दिए, अपनी डिग्री भर दी, 10th की 12th की परसेंटेज भर दी, मतलब एवरी पर्टिकुलर्स यू हैव फिल्ड,
जितना भी था, मम्मा डैडी सबका नाम भर दिया, अपना एड्रेस भर दिया, सिर्फ आप सिर्फ सिग्नेचर छूट गए, और वो भी कैसे, बाय मिस्टेक। एरर टू ह्यूमन टू फॉरगिव गॉड, सुना है, गलती करना मानव स्वभाव है, आपसे सिग्नेचर छूट गए। इंस्टीट्यूशन के एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोस्पेक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सिग्नेचर नहीं होंगे तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। आपने वो सबमिट कर दिया बिना सिग्नेचर के, गलती आपकी नहीं है। आप सोच रहे हो सब कुछ भर दिया मैंने, तो सारा फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया है ना, जब वो स्क्रूटनी में आया फॉर्म आपका, वो रिजेक्ट कर दिया गया। आप कह रहे हो मैंने फॉर्म भरा, एक्नोलिजमेंट दिया इन्होंने मुझे, क्योंकि उस टाइम तो उन्होंने चेक नहीं किया, क्योंकि वे ये मान के चलते हैं जो कंडीशंस हैं जो लिखी हुई है वो कैंडिडेट ने पढ़ ली है, और उन कंडीशंस को पढ़ के ही इसने हमें ऑफर किया है, तो कॉलेज ने वो ऑफर आपका एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे स्क्रूटनी में आया, आपके सिग्नेचर देखे, अरे सिग्नेचर ही नहीं है, बोल्ड लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि इनकम्प्लीट फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हु इज एट फॉल्ट, किसका दोष है बच्चों, टेल मी। क्या हो, एप्लीकेंट कोर्ट पहुंच गया, जो कैंडिडेट था वो कोर्ट पहुंच गया। व्हाट विल बी इन दिस केस, सपोज आप जज है वहां पे, आपके सामने ये चीज आ गई, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप ये तो नहीं कहेंगे उसकी इंटेंशन नहीं थी, आप ये भी नहीं कहेंगे उसकी इंटेंशन गलत थी, आप ये भी नहीं कहेंगे वो एडमिशन लेना नहीं चाहता था, आप ये भी नहीं कहेंगे वो यहाँ पढ़ना नहीं चाहता था। इंस्टीट्यूट भी कहेगा मेरी इच्छा नहीं थी मैं इसे ना लूं, मैं तो बहुत स्वागत करता हूं अपने हर स्टूडेंट का। क्या डिसाइड करेंगे आप इसमें, सी कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पर्सनल लॉ है, ठीक है, बार बार बता रही हूँ। व्हाट यू हैव टू सी हियर, यहां पर दिस इज टेक्निकल एरर, फॉल्ट हो गया, मिस्टेक हो गया जी, और मिस्टेक के अभाव में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। खैर अभी कॉन्ट्रैक्ट पे आने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से सारे एग्जांपल दे दे के ये चीजें बताई जाएंगी। अब यहाँ आइए, अब समझ, सतीश कुछ समझ आया बेटा, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, सतीश? Yes, यस मैम। क्या है, ये टेक्निकल एरर होते हैं जिसमें हमें, वेरी गुड, जिसमें इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ ए केस की कोर्ट क्या डिसाइड कर रहा है, लेकिन लॉ क्या कहता है, लॉ साफ साफ कहता है ये तब पूरा हो जाएगा जैसे उसने पोस्ट ऑफिस में डाला, एंड वी हैव टू फॉलो लॉ, बस, ठीक है। अब आइए, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, बहुत सिंपल सी बात है एक्सेप्टर के लिए, एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। देखो एक्सेप्टर, ये एज अगेंस्ट का मतलब होता है बेटा के लिए, आप इस पे लिख लेंगे, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, एक एक कंसेप्ट आपको समझा के चलेंगे, रट्टा नहीं लगवाना ना, ऐसा आपको बनाने बस लिख दो नहीं, आपको समझ आना चाहिए, आपको उसका लॉजिक पता होना चाहिए, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे का कारण ये है। यहाँ पे एक्सेप्टर का राइट प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि जब कोई चीज हमारी पहुंच से बाहर होती है हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, बस ये यहाँ पे ये है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए कुछ फटाफट, फिर हम रिवोकेशन को करेंगे। एक्स प्रपोजेस बाय लेटर, मैंने बोला था ना ये लेटर के, ये लेटर से रिलेटेड है। एक्स प्रपोजेस
और हाँ, एक बात और बात ध्यान रखना इसमें बच्चों, लिसन वेरी केयरफुल्ली, स्टॉप राइटिंग। एक बात इसमें और ध्यान रखनी है, अगर प्रपोजल एक्सेप्टेंस का तो हमने देख लिया कि एक्सेप्टेंस उसने जब उसमें पोस्ट ऑफिस में डाली तो वो कंप्लीट हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट ऑफरर, जब वो ऑफर ही प्रपोजल ही लेटर के थ्रू कर रहा है, तब वो कब कंप्लीट माना जाएगा? जब वो उसे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ यही लोचा है, बाकी कहीं लोचा नहीं है इस लॉ में। बाकी हर जगह यही बोला जाता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन, जिसको भी ये किया गया है। एक्स प्रपोजेज, ऐसा बेटा ये, बाय लेटर टू सेल हिज कार। इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से लिखेंगे, समझते हुए लिखेंगे, अगर समझ नहीं आ रहा है दोबारा से पूछेंगे। X proposes by letter to sell his car to Y at a certain price. The communication of offer कब कंप्लीट होगा बेटा? हम उसे भी तो पढ़ेंगे ना साथ साथ में। आपने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, वरना बच्चे बहुत जनरली पूछते हैं, मैडम अगर ऑफर लेटर को पोस्ट कर रहा है तो उस केस में कब कंप्लीट होगा? जैसे ऑफर ने वो किया नहीं। देखिए आगे क्या लिखने जा रही हूँ मैं, क्योंकि दिस हमने एक्सेप्टेंस का तो पढ़ लिया, जैसे उसने लेटर पोस्ट किया, लेकिन जैसे उसने ऑफर का लेटर पोस्ट किया तो क्या होगा? द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन द लेटर, देखिए, इज रिसीव्ड बाय वाई। बाकी हम ऊपर का ही रूल पढ़ रहे हैं सारा, ठीक है? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। अब ये तो पहले एग्जांपल था ऑफर को लेके, अब दूसरा लिखिए, वाई एक्सेप्ट्स। इतना ही बहुत होगा, सिर्फ दो एग्जांपल बहुत होंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में, और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख देना, इट विल बी मोर देन एनफ। वाई एक्सेप्ट्स एक्स प्रपोजल, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। इसी एग्जांपल को आगे एक्सेप्टेंस में कंटिन्यू किया गया है। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया एक्स का प्रपोजल इन द अबव केस, by a letter sent by post. Communication of acceptance is complete. ये सारा का सारा आप जो यहां से लिखा जाएगा सब अंडरलाइन करोगे। Communication of acceptance is complete as against X when the letter is posted. When the letter is posted, it is complete as against Y when the letter is received by X. हो गया?
हो गया बच्चों, लिख लिया? Yes, Yes, ma'am. वेरी गुड। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कम्युनिकेशन और उसका कंप्लीट हो गया है। ये 2 एग्जाम्पल आप लिखोगे, इसी को इसमें कंटिन्यू कर दोगे तो समझ जाएगा एग्जामिनर, यस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसी को उठा करके हमने आगे कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब हम डालते हैं क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज मैंने आपको इसको फुल एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ाया हुआ है बच्चों। जब मैं आपको इसके पढ़ा रही थी तो बहुत अच्छे से इस चीज को आपको एक्सप्लेन किया था कि लेटर अगर इस डेट को पोस्ट होता है तो ये तब कंप्लीट हो जाता है, और इसको होता है तो कब हो जाए कंप्लीट हो जाएगा। अब हेडिंग डालिए, व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। अब रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ते हैं। व्हाट, देखो रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है? रिवोकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवोकेशन? रिवोकेशन का मतलब क्या है? प्रस्ताव। हाँ, हम्म, क्या हो? मैम खंडन। खंडन, किसी चीज को बिल्कुल क्या कर देना, रिवोक कर देना। अब मैं इसको रिवोक कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग सो फार नाउ। ठीक है, स्टॉप। अब मैं इसको वापस लेना, किसी चीज को रिवोक कर देने का मतलब होता है अब मैं इस चीज को खंडित करता हूं, यहीं पे खत्म करता हूं, रिवोक करता हूं। और देखो बच्चों, सेक्शन 4 का कंप्लीट लैंग्वेज पढ़ोगे, लिख लीजिए रेफरिंग सेक्शन 4। आप ऐसे आधी अधूरी चीजें नहीं पढ़ोगे, मैं आपको सेक्शन 4 बता रही हूँ। सेक्शन 4 में वही सब है जो मैंने आपको अभी लिखवाया है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट डाल लीजिए, दैट इज रिवोक व्हेन acceptance and offer can be revoked। ये क्वेश्चन है। क्या अगर आपने एक बार एक्सेप्टेंस दे दी, एक बार हाँ हाँ कर दी, फिर नहीं यार की बातों में तो मजा नहीं है। पहले आपने उसे बोला विल यू मैरी मी, उसने हाँ कर दी, आपको लगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ईगो दिखा रही है, अभी से ही शादी के बाद मेरा क्या हल करेगी मुझे नहीं पता। आप अब उसे ना करना चाहते, लीगली लीगली देख रहे हैं चीजें, कर सकते हो? क्या रिवोक कर सकते हैं? नहीं। एक बार अगर हमने एक्सेप्टेंस दे दी है बच्चों तो हम उससे पीछे नहीं हट सकते, ये लॉ कहता है। लेकिन इसके भी आप एक्सेप्टेंस उस बंदे तक पहुंचे नहीं, उससे पहले रिवोक कर लो। ऑफर पहुंचे नहीं, चाहे वो लेटर का केस है चाहे वो कैसे भी, उससे पहले रिवोक कर लो। रिवोक होना दैट इज कि अब अगर एक्सेप्ट सपोज आपने रिवोकेशन का लेटर भी डाल दिया, एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया आपने 13 तारीख को, आपने लेटर पोस्ट किया, वो तो अपनी स्पीड से चलेगा। आपको लगा नहीं यार अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा नहीं जा सकता, आपने 14 तारीख को टेलीग्राम कर दिया। टेलीग्राम तो स्पीडली पहुंचता है, टेलीग्राम पहले पहुंच गया, एक्सेप्टेंस का लेटर बाद में पहुंचा, तो क्या माना जाएगा?
क्या माना जाएगा बच्चों? मैम टेलीग्राम वाला। टेलीग्राम वाला जिसमें रिवोकेशन हुआ है। अच्छा, आज आप लोगों का मन नहीं है क्या पढ़ने का? मुझे ये साफ साफ बताओ। मैम है। फिर कुछ मैम है। अच्छा, फिर तो ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं अगर मैं पूछ रही हूँ। मयंक, प्रखर, यस मैम। सरबजीत, मैम। यस मैम। अच्छा सभी यही हो, आपको समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। हाँ जी मैम। जी मैम। हाँ, अभी हम बात मैम बस एक डाउट है मैम। हाँ बताइए, मोस्ट वेलकम। मैम आपने जो स्टूडेंट वाला जो मैम बताया था कि मतलब उसने अपना वो फॉर्म नहीं कर पाया, जो हमारा टाइपिंग एरर था, तो मैम उसमें तो स्टूडेंट की मिस्टेक होगी मैम। हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, लेकिन स्टूडेंट कह रहा है कि क्योंकि उसे नहीं पता ना, उसने छोड़ दिया। उसे लगा मैंने तो सारा फॉर्म भर दिया, मैंने मैम क्या बोला, उसे लगा मैंने तो सारा फॉर्म भर दिया, फिर भी यस मैंने मैम। रिजेक्ट कर दिया, तो वो कोर्ट पहुंच गया। नहीं मैम, तो कोर्ट तो ये डिसीजन देगा ना कि उसने पीछे फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन फिल कर रखी थी कि ये तुम्हारी ड्यूटी थी, उसे अच्छी तरह पढ़ो। तो ये कोर्ट मैम, कोर्ट तो फिर लेने से ही मना कर देगा ये केस। ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का केस है बेटा, ओके और मैम। ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, और जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कहेंगे अब किस बात को डिसाइड करूं मैं, जब कॉन्ट्रैक्ट ही यस नहीं मैम। बना था तुम लोगों के बीच। समझ ओके रहे हो मैम। ना? जब यस कॉन्ट्रैक्ट मैम। होगा किस चीज को डिसाइड करूं मैं, तभी तो मैं कह रही हूँ कि फॉल्ट किसका है इसमें। ऐसी चीजें होती नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअली होता है। लो भाई तेरे साइन छूट गए, आजा कर दे, म्यूचुअली होती है। लेकिन अगर कोई अड़ जाए ओके मैम। लीगली किसी चीज पे, उसको बताया मैंने आपको कि क्या होगा। कोर्ट तो कहेगा कि कोर्ट तो सबसे पहले क्या देखता है बेटा, कि क्या कॉन्ट्रैक्ट बना भी है इनके बीच। एसेंशियल एलिमेंट्स क्यों हमने पढ़े हैं? क्या मैम इसलिए कि जिससे एक कॉन्ट्रैक्ट बन सके। हाँ, क्या वैलिड ऑफर हुआ था प्रपोजर की तरफ से, फिर कोर्ट देखेगा क्या वैलिड एक्सेप्टेंस हुई थी, और अगर हुआ था सब कुछ तो पीछे क्यों हट गए भाई, तब कोर्ट पूछेगा। ओके मैम। है ना? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे बात सुनता है कोर्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, किसका ओके मैम। मिस्टेक है? मैं वही तो पूछ रही थी, हु मैम इज एट फॉल्ट हियर। यहाँ तो कोई भी गलती पे नहीं है। मैम एक और चीज मैम आपसे पूछी थी मैम, ये जनरल ऑफर में आएगा या स्पेसिफिक ऑफर में आएगा मैम? ये जनरल ऑफर है बेटा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस ओके। ये सबके लिए। ये मैं एग्जांपल पढ़ाऊंगी आपको जब, ये तो इसकी रिलेवेंसी कहाँ बनी इस एग्जांपल की, इसकी रिलेवेंसी यहाँ बनी कि जब बाय मिस्टेक कोई चीज हो जाती है। जब ये पूछ रहे थे ना, कौन सतीश पूछ रहे थे कि मैम अगर एड्रेस गलत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तो लॉ ही है, पूरा पूरा साफ साफ कहता है इस चीज को कि आउट ऑफ कंट्रोल है। मैम ये स्पेसिफिक ऑफर नहीं हो सकता, क्योंकि मैम जो इंस्टीट्यूट है वो जो प्रोस्पेक्टस निकालेगी तो वो तो उस हिसाब से होगा ना मैम। इंस्टीट्यूट ने अगर प्रोस्पेक्टस निकाले हैं तो उसने जितने भी विद्यार्थी +2 करके गए हैं उन सब के लिए निकाले हैं, सिर्फ एक के लिए नहीं निकाला है वो प्रोस्पेक्टस। बहुत सारे ओके मैम। प्रोस्पेक्टस है। क्लास में 30 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, 70 है, जिसकी एलिजिबिलिटी बनेगी उसको ले लेंगे। थैंक यू मैम। ओके बेटा, नाउ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन अब हम पढ़ते हैं। आंसर जी लिखना शुरू कीजिए। देखो, एन ऑफर और एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड ओनली बाय कम्युनिकेशन फॉर इट। सेक्शन 5 इसके लिए पढ़ेंगे हम। सेक्शन 5 इज अबाउट रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन भी एक साथ रखा हुआ है इसका, और इसका एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन और ऑफर का रिवोकेशन भी एक साथ रखा हुआ है। तो हमें दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ना होता है, एक साथ ही पढ़ना होता है। सेक्शन 5 lays down the rule for communication of revocation as follows। सिर्फ उसमें वर्ड यूज हुआ है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, और इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर में होते हैं सारी एक्सेप्टेंस का भी रिवोकेशन और ऑफर का भी रिवोकेशन। ठीक है, तो
ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड, मैं इसकी प्लेन रीडिंग दे रही हूं फिलहाल। तो देखिए सेक्शन 5, इसको यहां से शुरू करेंगे हम, लिखना शुरू कीजिए। lays down the rules for sorry the rule for communication of offer, communication of revocation, revocation का communication कब होना चाहिए, as follows। ए प्रपोजल, यहां से शुरू करते हैं बेटा। ए प्रपोजल may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete। मीनिंग समझ आ रहा है इसका? As against the proposer। अब देखिए क्या शब्द लिखेंगे हम, but not afterwards, और इन शब्दों को अंडरलाइन कर लो। उसके बाद किसी सूरत हाल में नहीं हो सकता है, बट नोट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं कर सकते। समझ लो। आप क्या कह रहा है ये, इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है? विशाखा पढ़ो बेटा इसको, जो अभी हमने लिखा है ये इसको पढ़ो, एक बार जोर से पढ़ो, हम सबको सुनाओ। विशाखा जैन, यस मैम। पढ़ो बेटा इसे, जो अभी हमने लिखा है। कौन पढ़ेगा इसे? मैम हम पढ़े। पढ़ो राधा। Section 5 lays down the rule for communication of revocation as follows। A proposal may be revoked at any time किसी भी before समय the रिवोक कर सकते हो, एट एनी टाइम, किसी भी समय रिवोक कर सकते हो, लेकिन कब? पढ़ो टाइम से आगे। before the communication of its acceptance is complete as against the proposal, but not of afterwards। अच्छा विशाखा बेटा, स्क्रीन तो सबको विजिबल है, आप थोड़ा सा नेट की कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग रखिए अपनी तरफ से, इट विल बी विजिबल टू ऑल। ठीक है, तो और अब लिखने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस का। एन एक्सेप्टेंस, जल्दी जल्दी लिखियो बच्चों। एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन विशाखा अभी भी नहीं दिख रहा है बेटा। बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, दिख रहा है अब? इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, but not afterwards।
कितने भी जोर लगा लो, अगर एक बार का एक्सेप्टेंस दे दी तो हो नहीं सकती वो, फिर उसका आपने एक्सेप्टेंस दे दी और वो प्रपोजर की नॉलेज में आ गई, फिर वो वापस नहीं हो सकती। कई बार जब लेटर पोस्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है बच्चों, आज मैंने यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाती हूँ, उसे थोड़ा सा इस वाले पेज पे समझाती हूँ। जो आपका ए है और बी है, ठीक है। ए ने पत्र लिख करके क्या बोला कि भाई, और ये 13/8/21 को पत्र लिखा और अपनी कार के लिए कि ये मैं अपनी कार 80,000 में बेचना चाहता हूँ, सेकंड हैंड तो 80,000 में जा सकती है ना। ये लेटर यहाँ पहुंच गया जी, कब पहुंचा, 14/8, ध्यान से देखेंगे, 21 को पहुंच गया। अब इनको एक्सेप्टेंस देनी है, इन्होंने एक पत्र लिखा एक्सेप्टेंस का 15/8/2021 को। ये पत्र है किसका, एक्सेप्टेंस का, और जी पोस्ट कर दिया, पोस्टेड द लेटर, कौन सी डेट को, 15 को। अब दिमाग में घुमा बी के, नो मुझे तो कांटेक्ट करना ही नहीं है। अब इसने शाम को या 16 तारीख को एक और पत्र लिखा रिवोकेशन का, एक्सेप्टेंस के। ये टेलीग्राम था, ये लेटर था। अगर ये पहले पहुंच जाता है, लेटर पहुंच गया जी 17 को, टेलीग्राम पहुंचा, और 18 को लेटर पहुंचा, कौन सा माना जाएगा बच्चों, टेलीग्राम। टेलीग्राम रिवोकेशन यानी कि एक्सेप्टेंस नहीं हुई। लेकिन अगर ये यहाँ पे भी लेटर ही लिखता है और ये दोनों लेटर, क्योंकि डिले हो जाता है कई बार, ये दोनों लेटर एक साथ 17 तारीख को पहुंचते हैं ए के पास, तब क्या होगा, दोनों लेटर, हाँ क्या होगा इस केस में, इस केस में याद रखना हमेशा, जिस लेटर का कंटेंट्स इसकी नॉलेज में सबसे पहले आया है प्रपोजर की, चाहे वो एक्सेप्टेंस का है चाहे वो रिवोकेशन का है, जो भी इसने पहले हाथ में उठा लिया, अगर रिवोकेशन का हुआ तो रिवोकेशन का, अगर एक्सेप्टेंस का पहले आया तो एक्सेप्टेंस का, जिसका कंटेंट्स पहले इसकी नॉलेज में आ गया। क्लियर है? यस मैम। हाँ, जो भी ये पहले पढ़ लेगा, यस मैम। जिस भी लेटर को पहले पढ़ लेगा ये प्रपोजर, अगर इसे पहले पढ़ लिया तो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अगर इसे पहले पढ़ लिया तो रिवोकेशन माना जाएगा। याद रखना इन चीजों को। इसको चाहो तो आप अपने इस पे उतार सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे है हमारा। अब हम एक एग्जाम्पल है जो इसमें ही अटैच है सेक्शन 5 में। कौन पढ़ेगा सेक्शन 5? ये डायरेक्ट नहीं रखते बच्चों आप, मेरा मैंने डे 1 से ही बोला हुआ है डायरेक्ट रखो अपने पास। खैर चलो कोई बात नहीं है। सेक्शन 5 कौन पढ़ेगा? गूगल करके पढ़ो, क्योंकि स्टडी मेट में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है लीगल लैंग्वेज की। वी विल फॉलो द टॉपिक ओनली स्टडी मैट के, लेकिन हम कंटेंट्स नहीं फॉलो करेंगे। बहुत लापरवाही से स्टडी मैट बनाया हुआ है, ये मैं कह रही हूँ। अभी भी हम पढ़े? हाँ पढ़ो, सेक्शन 5 पढ़ो, और उसमें जो एग्जांपल है स्पेशली, हाँ सेक्शन 5 सारा पढ़िए आप। Revocation of proposals and acceptance. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposal, but not afterwards. वेरी गुड। A proposal
A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposal, but not afterwards. At acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptance, but not afterwards. गुड। Illustration, a proposal. अब इसे सभी बहुत ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, पढ़ो बेटा। Illustration, A proposes by letter sent by post to sell his house to B. A proposes by a letter sent by post to sell his house to B. B accepts the proposal by letter sent by post. B accepts the proposal by letter sent by post. A may revoke his proposal at any time before or at the moment when we post his letter. मैम क्या? नहीं, वेरी गुड बेटा। When we post his letter of acceptance, but not afterwards. A may revoke his proposal at any time before or at the moment when we post his letter of acceptance, but not afterwards. समझ आया? B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches. But not afterwards. B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicated it reaches, but not afterwards. मैम इतना ही है। हाँ बेटा, इतना ही है। आई नो। सी, बार बार हम ये पढ़ रहे हैं। प्रपोजल तो एक्सेप्टेंस के पहले से अगर रिवोक कर सकते हो तो कर दो, उसके बाद किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेट होने से पहले अगर रिवोक कर दो तो कर दो, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। रूल क्लियर है, दिस इज रूल बिफोर यू। ठीक है। अब एज पर सेक्शन 4, अ पर्सन हु सेंड्स कम्युनिकेशन, जो भी व्यक्ति कम्युनिकेशन देता है, भेजता है, फॉर विड्रॉल ऑफ हिज ऑफर और एक्सेप्टेंस बिकम्स बाउंड इट इमीडिएटली एंड कैन नॉट चेंज हिज माइंड आफ्टर दिस। Such a communication, however, would take effect against the other person according to rule of section 5. अगर आपने किसी को कम्युनिकेट कर दिया है एक्सेप्टेंस का एज पर सेक्शन 4, क्योंकि कम्युनिकेशन जरूरी है और वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है, तो फिर इमीडिएटली आप उससे बाउंड हो जाते हो, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट इसी में हेडिंग डालिए, when does the withdrawal take effect? कब प्रभाव में आ जाता है ये? और इसे बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी आपके साथ नेक्स्ट क्लास भी है। ठीक है। प्रॉब्लम, यस, प्रॉब्लम दे रही हूं आपको एक और। आपकी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाएंगी। आप मुझे ये बताओ, पहले मैं इसका आंसर आपको लिख के भेजूं या मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दे दूं सॉल्व करने के लिए? मैम पहले उसका आंसर बता दीजिए। यही राइट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको, जब मैं इसका आंसर लिख के भेजूंगी शाम तक आपको तो वो हो जाएगा, या कल तक आपको मिल जाएगा, उसी के तुरंत बाद मैं एक नई प्रॉब्लम आपको ग्रुप पे पोस्ट करूंगी। ठीक है। आपको वो सॉल्व करनी है इन द सेम वे, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ही क्वेश्चन आए हैं, और वी हैव टू फॉलो द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है। जो भी एग्जाम का पैटर्न है बच्चों, हमें वो फॉलो करना है। ठीक है बच्चों। और कोई भी डाउट हो, कभी भी हो, आप लोग कभी भी पूछ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास चल रही है तो ही पूछ रहे हैं। आप
अपनी तरफ से बेस्ट प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कीजिए, आई विल चेक। लेकिन एक बार मैं पहले आपको आंसर लिख के भेज दूं कि यू हैव टू राइट इन दिस वे। ऑल्दो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ व्हेन एक्सेप्टेंस एंड ऑफर कैन बी रिवोक्ड, तो आप ये लिख दोगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम आ गई है डिफरेंट, फिर हमें क्या लिखना है वो हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसी के साथ यहाँ की क्लास आज खत्म करते हैं, विराम देते हैं इस क्लास में। यस, बाय बाय। बाय मैम। यस बेटा, गुड। The symbol of love.